हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, सब बढ़िया ही चल रहा है। तो आज हम लोग फिर से एक नए एपिसोड में, एक नए सेशन में आ गए, दैनिक समसामयिकी के अगले चरण में, जिसमें हम लोग 16 और 17 अगस्त के समाचारों की चर्चा करेंगे। 16 और 17 अगस्त के समाचारों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त के अवकाश के कारण 16 अगस्त का न्यूज़पेपर नहीं आया, तो 17 अगस्त के न्यूज़ को हम लोग आधार बना रहे हैं अपने अगले करंट अफेयर्स के अगले चरण के डिस्कशन का। यहाँ पर जो खबरें उपलब्ध हुई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, व्यक्तित्व से संबंधित, और पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनसे संबंधित है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हमारे पास क्या खबर है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात है ताइवान और यूएसए के बीच में F-16 फाइव के खरीद का एक समझौता हुआ। तो आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, समझौता हुआ तो हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर समस्या है इसमें। समस्या क्या है? समस्या ये है कि F-16 फाइव जो है ये बहुत एडवांस श्रेणी का फाइटर जेट है। F-16 पाकिस्तान के पास भी है, अमेरिका बेच रहा है उसको। अमेरिका और ताइवान के बीच में F-16 को खरीदने का बहुत पुराना एग्रीमेंट है, जिसमें काफ़ी पहले से ये एग्रीमेंट चल रहा है। इसमें 90 और फाइटर जेट खरीदने का समझौता हुआ है, और ये तय हुआ है कि अमेरिका ताइवान को 90 फाइटर जेट्स F-16 फाइव श्रेणी के देगा, जिनमें से अभी फ़िलहाल 66 दिए गए हैं। 66 F-16 ताइवान को दिए गए हैं। ताइवान को F-16 दिए जाने से दिक्कत किसको हो सकती है? दिक्कत हो सकती है चाइना को। चाइना कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और पहले तो ताइवान और चाइना की कंट्रोवर्सी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ताइवान और चाइना की एक्चुअल में कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई, और वो कंट्रोवर्सी है क्या, क्यों है, थोड़ा इस बात को हम देख लेते हैं। फिर देखते हैं कि F-16 के आने से क्या नए समीकरण बन रहे हैं जिसके कारण से चाइना को दिक्कत हो रही है। तो अगर हम हम बार बार बताते हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज में जब तक आप हिस्ट्री में नहीं जाइएगा आपको बातें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन हम बहुत इतिहास में चले जाएं तो फिर वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ हमें शॉर्ट में समझना है। आपको अगर इतने में बात ना समझ में आए तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप और अधिक उस पर अनुसंधान करें। कहानी शुरू होती है 1912 से। 1912 में, पीछे हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हमारा आपने पीछे का वीडियो देखा हो इंडो चाइना रिलेशन पे, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में संकेत किया था। तो 1912 में चाइना में एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ, एक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ। डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ, एक लोकतंत्रीय क्रांति हुई, जिसके नेता थे डॉक्टर सन यात सेन। डॉक्टर सन यात सेन ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था कोमितांग पार्टी। हिंदी भाषा में कोमितांग कहते हैं, चाइनीज में इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा। तो एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था कोमितांग पार्टी। कोमितांग पार्टी ने 1912 में राजा को हटा के वहाँ पर लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना की। इस लोकतांत्रिक सत्ता को भी वहाँ के एक सैन्य तानाशाह ने विस्थापित कर दिया। हालांकि सन यात सेन और उसके बीच में समझौता हुआ था जिसका नाम था युआन शिकाई। युआन शिकाई और डॉक्टर सन यात सेन ने युआन शिकाई को समर्थन दिया। धीरे धीरे करके युआन शिकाई ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। युआन शिकाई ने सत्ता पर कब्जा करते ही स्वयं को राजा घोषित कर दिया और लोकतंत्र को डिनाई कर दिया। लोकतंत्र को डिनाई करने के बाद कोमितांग पार्टी को भंग घोषित कर दिया और डॉक्टर सन यात सेन और इनके समर्थकों को ताइवान विस्थापित कर दिया, जहां वो रहे। जब युआन शिकाई की मृत्यु हुई तो ये लोग फिर से आए और चाइना में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसका प्रभाव धीरे धीरे करके चीन पर भी पड़ा, और चीन में एक दूसरा संगठन बनके तैयार हुआ, एक दूसरी पार्टी बनी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक दूसरा राजनीतिक दल बना जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके नेता हुए
माओ से तुंग, इसके नेता आ गए माओ से तुंग, और दोनों के बीच में एक सत्ता का संघर्ष स्टार्ट हुआ। किसके किसके बीच में? कोमितांग और सीपीसी के बीच में एक सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में आप जब इसका हिस्ट्री पढ़िएगा, चाइनीज रिवॉल्यूशन पढ़िएगा, उसका इतिहास पढ़िएगा, तो आप देखिएगा कई बार कोमितांग पार्टी और सीपीसी में समझौते भी हुए, और सीपीसी के आंदोलन को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संचालित कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके सीपीसी दूसरे रास्ते पर चलने लगा, जिससे उसका रसिया के साथ संपर्क खत्म हो गया। वो हमारी मुद्दा नहीं है अभी। हमारा मुद्दा ये है कि फिर क्या हुआ आगे। तो आगे ये हुआ कि चाइना के, अभी इस बात को यहाँ छोड़ते हैं और एक और बात समझते हैं कि चाइना के बहुत से हिस्सों पर जापान का नियंत्रण था, जिसको छुड़वाने के लिए दोनों ही सरकारें प्रयास कर रही थी, दोनों ही संगठन प्रयास कर रहे थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी, पूंजीवादी और साम्यवादी राष्ट्रों के बीच में कोल्ड वॉर की स्थिति बनी। उस कोल्ड वॉर की स्थिति से निपटने के लिए, उस कोल्ड वॉर की स्थिति का लाभ उठाने के लिए कोमितांग दल ने भी प्रयास किया और सीपीसी ने भी प्रयास किया। तो जो साम्यवादी समर्थक थे वो सीपीसी का समर्थन करते थे, जो पूंजीवाद के समर्थक थे वो कोमितांग पार्टी का समर्थन करते थे। इस टाइम पे यहाँ पर चियांग काई शेक प्रधानमंत्री थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो कि लोकतांत्रिक सरकार के नेता थे। 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब बात ध्यान समझिएगा, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो किसके सामने आत्मसमर्पण किया? मित्र राष्ट्रों के सामने। और मित्र राष्ट्र कैसी विचारधारा के थे? पूंजीवादी विचारधारा के थे। तो पूंजीवाद की विचारधारा चाइना में कौन से संगठन का साथ दे रही है? तो आप कहिएगा कि कोमितांग पार्टी को साथ दे रही है। तो कोमितांग पार्टी को साथ दे रही है, लोकतंत्र समर्थकों को साथ दे रही है, और लोकतंत्र के नेता कौन है? चियांग काई शेक। तो जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो जापान, चीन भी चूंकि मित्र राष्ट्रों की सूची में शामिल था, चियांग काई शेक वाला चीन, तो चियांग काई शेक वाला चाइना मित्र राष्ट्रों में शामिल था। मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण किया। ये आत्मसमर्पण किया गया था सितंबर 1945 में। जापान द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने चीन के जो हिस्सों पर जापान ने कब्जा किया था, उन सारे हिस्सों को चियांग काई शेक की सरकार को सौंप दिया 1945 में। उसके बाद चीन के आंतरिक संघर्ष और तेज हो गए कोमितांग लोकतंत्र समर्थकों में और साम्यवाद के समर्थकों में। धीरे धीरे करके आपको जैसा कि पता है कि माओ से तुंग की पार्टी जीत गई, सत्ता के संघर्ष में इनके सैनिक जीत गए, और अंत में जो लोकतंत्र के समर्थक थे उनको फिर से ताइवान में शरण लेनी पड़ी। और तब से लेकर आज तक जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीआरसी जिसे आप कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वहाँ पर वन नेशन टू सिस्टम काम कर रहा है। चाइना में वन नेशन टू सिस्टम काम कर रहा है। वन नेशन टू सिस्टम का मतलब ये है कि चाइना और ताइवान एक ही देश है। ताइवान में दूसरी तरह की सरकार है, चाइना में दूसरी तरह की सरकार है। वन नेशन टू सिस्टम। जबकि एक और जो है, जो ताइवान है, वो ताइवान का नाम क्या रखता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और पीआरसी जो है वो चाइनीज ताइपे कहता है उसको, ताइवान को कहता है कि वो चाइनीज ताइपे है ना, और वो हमारा है। अब जब उसके साथ इस तरह के समझौते हो रहे हैं कि उसको खतरनाक लड़ाकू विमान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, तो ये बात बहुत ऑब्वियस है कि चाइना को खराब लगेगी। और चाइना के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो हमारे आपके संबंधों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ उसने ये भी धमकी दी है कि हमको F-16 से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो बहुत ताकतवर है और वो ऐसे किसी F-16 से नहीं डरने वाली है। और हमारे पास बहुत ख़तरनाक फाइटर जेट हैं जिनके आगे F-16 कुछ नहीं है। उनके फाइटर जेट्स को भी आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। वो चाइना जो है उन्हीं फाइटर जेट्स की दुहाई दे रहा है भारत के अगेंस्ट भी, कि भारत बहुत खुश ना हो
राफेल खरीद के हमारे पास राफेल से भी खतरनाक हथियारों से युक्त, खतरनाक संसाधनों से लैस फाइटर जेट हैं, जिनको वो नाम देता है J-10B, J-10C और J-11। J-10B, J-10C और J-11 ये जो हैं ये चीन के फाइटर जेट्स हैं, जिनको वो कहता है कि ये F-16 से ज़्यादा उन्नत कैटेगरी के हैं, और ये जो है F-16 से भी ज़्यादा उन्नत कैटेगरी के हैं, और साथ साथ ये राफेल से भी अच्छे हैं। तो ऐसा वो दावा कर रहा है और कह रहा है कि मुझे न तो राफेल से डरने की ज़रूरत है और ना ही F-16 से डरने की ज़रूरत है। ऐसा उनका प्रोपोगंडा चलाने वाला एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, वो कह रहा है। तो ये न्यूज़ का कवरेज ये है। बात तो सिर्फ इतनी है कि ताइवान ने USA से F-16 की एक खेप खरीदी, जिसमें 66 विमानों की आपूर्ति कर दी गई है। टोटल 2026 तक 90 विमान दिए जाने का समझौता हुआ है, और इससे पहले भी इनके बीच में इस तरह के समझौते हुए हैं, है ना। तो ये जो है F-16 के बारे में आप एक बात और जानना चाहिए कि इसे लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी निर्मित करती है, जो कि US बेस्ड कंपनी है। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी बनाती है, जो कि अमेरिका में स्थित है ना। ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं और बहुत एफिशिएंट फाइटर जेट्स हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके। चीन ने कहा कि भाई आपको घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये बात हो गई है ना। अब हम अगले समाचार पे चलते हैं। 1995 में भी चाइना जो है 150 फाइटर जेट खरीद चुका है अमेरिका से, और वो भी F-16 ही थे, उन्हीं का मतलब दूसरा वर्जन था। चलिए भाई नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला समाचार, जैसा कि पीछे से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, अब्राहम एकॉर्ड। अगर पीछे का वीडियो आपने देखा होगा तो अब्राहम एकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ उसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और उस चर्चा में हमने अंतिम स्टेटमेंट आपको ये कहा था कि अब्राहम एकॉर्ड को वेस्टर्न एशिया के मुस्लिम नेशंस कैसे लेंगे, ये आने वाला टाइम ही बताएगा, और कितना सफल हो पाएगा ये पश्चिमी एशिया में शांति स्थापना के क्रम में। हालांकि पश्चिमी एशिया में शांति स्थापना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि पश्चिमी एशिया में शक्ति संतुलन बनाना इसका उद्देश्य है। तो ये शक्ति संतुलन बनाने और जो इनका बाहरी दिखावा है कि भाई हम वेस्टर्न एशिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं, तो वेस्टर्न एशिया में कितनी शांति स्थापित कर पाएगा और कितना शक्ति संतुलन निर्मित कर पाएगा, या एक नए तरह का शक्ति संघर्ष खड़ा कर देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैंने जो कहा था, देखिए परिणाम आने स्टार्ट हो गए। मैंने आपको उसी दिन आगाह किया था कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम आएंगे, और वो परिणाम आने शुरू हो गए। देखिए कैसा पहला परिणाम क्या आया अब्राहम एकॉर्ड का। अब्राहम एकॉर्ड पीछे आप हमारे पीछे के वीडियो को आप देखिएगा तो आपको अब्राहम एकॉर्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि अब्राहम एकॉर्ड क्या है। यहाँ शॉर्ट में आप समझिए कि UAE और इजराइल के बीच में एक समझौता है अब्राहम एकॉर्ड। अच्छा, अब्राहम एकॉर्ड UAE और इजराइल के बीच में समझौता है कि दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने दूतावास खोलेंगे और UAE इजराइल को मान्यता दे देगा कि भाई आप एक राष्ट्र हैं और आप जो है अनधिकृत रूप से नहीं रह रहे हैं। जैसे अभी उसका स्वरूप क्या है, जो वेस्टर्न एशियन नेशंस हैं या जिन्हें आप अरब नेशंस कहते हैं, उसमें हमने आपको पीछे बताया था कि केवल मिस्र और जॉर्डन ने ही उसको मान्यता दी है। मिस्र को तो मान लीजिए आप अफ्रीकन नेशन है, तो अरबियन नेशंस में केवल जो है एक देश ने उसको मान्यता दी है, जॉर्डन। या आप कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज जो है, या OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, एक संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें 57 मेंबर्स हैं। और ये 57 मेंबर्स क्या हैं, सब मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें से अधिकांश वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका के नेशंस हैं। दक्षिणी यूरोप से तुर्की है।
तो OIC जो है उसमें 57 मेंबर्स हैं और ये इजराइल को मान्यता नहीं देता है। इसमें से जॉर्डन और मिस्र ने ही केवल इजराइल को मान्यता दी है। बाकी सब ये मानते हैं कि वो इन्वेडर हैं और उन्होंने आकर फ़लस्तीन के ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और यह कब्जा अनधिकृत रूप से किया गया है और उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। हमने आपसे पीछे बात की थी कि 1947, 1948, 1967 में इस तरह के युद्ध भी हो चुके हैं और इजराइल ने ज़बरदस्ती करके जॉर्डन, सीरिया, मिस्र और पूरे फ़लस्तीन पे कब्जा कर रखा है। फ़लस्तीन का जो गाज़ा पट्टी वाला क्षेत्र है वहाँ पर बेसिक फ़लस्तीनी रह रहे हैं और उन्होंने पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी PLO बना रखा है। हमास का नाम सुना होगा, वो आतंकवादी संगठन है जो लगातार इजराइल पर हमले करता रहता है। कल भी हम लोगों ने इजराइल के एरो 2 के बारे में पढ़ा था, उससे पहले अब्राहम के बारे में पढ़ा था, अब्राहम एकॉर्ड के बारे में पढ़ा था। तो उसी में एक और नई प्रगति को आप जोड़िए कि जो हम लोगों ने बात करी थी कि वेस्टर्न एशिया में, भाई हम ये क्लास आप जब भी करने के लिए बैठिएगा करंट अफेयर्स की, आप अपने पास एटलस ज़रूर लेके बैठिएगा और जहाँ की बात हो रही होगी वहाँ का एटलस ज़रूर देखिएगा। अभी ये क्लास थोड़ा इक्विप्ड नहीं है, आने वाले दिनों में इसको हम मैप के साथ करने वाले हैं, वेल इक्विप्ड हो जाएगी ये क्लास। तो अभी ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप मैप के साथ पढ़ें। तो बात ये हो रही थी कि वेस्टर्न एशिया में एक शक्ति संतुलन स्थापना का प्रयास किया गया था अब्राहम एकॉर्ड के द्वारा। अमेरिका ने ऐसा करने का प्रयास किया था ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए। लेकिन जो है जो UAE और इजराइल के बीच में समझौता हुआ तो इससे इजराइल को तो फ़ायदा हो रहा है, UAE को फ़ायदा हो रहा होगा, इजराइल से पैसे वैसे का फ़ायदा हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, उनको अपना कुछ लाभ मिल रहा होगा। उनको ये समझाया गया, UAE को तो हमें लगता नहीं कोई लाभ मिल रहा है, UAE को ये समझाया गया कि तुम समझ नहीं रहे हो, खेल चल रहा है ईरान का सारा। ईरान जो है लेबनान में अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, ईरान जो है बाकी क्षेत्रों में अपना नियंत्रण बढ़ा के और शियाओं की प्रबलता हो जाएगी। अमेरिका ने उसको हाईलाइट किया कि भाई शिया जो हैं वो सुन्नियों को दबा रहे हैं। UAE और जो सऊदी अरब हैं वो सुन्नियों के झंडा बरदारी करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ समझौता करके हम ईरान को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन ये जो UAE और इजराइल का समझौता हुआ है, ये बहुत ऑब्वियस बात है कि फ़लस्तीन को बहुत ख़राब लगा होगा कि आप कैसे इजराइल को मान्यता दे सकते हैं, है ना। या और भी मुस्लिम नेशंस को ख़राब लगा होगा। तो और भी मुस्लिम नेशंस को ख़राब लगा होगा, ये कई लोग समझ रहे हैं, ये ईरान भी समझ रहा है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र है तुर्की, जो समझ रहा है कि इस टाइम पे कई मुस्लिम राष्ट्रों को ये बात बुरी लगी होगी कि UAE ने इजराइल के साथ समझौता कैसे कर लिया। इसलिए हमारे पास मौका है कि हम मुसलमानों के एक नए नेता बनकर उभर जाएं, मुस्लिम राष्ट्रों के एक नए लीडर बन के बाहर आएँ, मुस्लिम राष्ट्रों के एक नए लीडर बनकर हम सामने आए। इसको कैश करवाने के लिए तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने UAE को धमकी दे दी कि अगर आप इजराइल के साथ समझौते को अपने समाप्त नहीं करेंगे तो हम आपसे राजनयिक संबंध समाप्त कर लेंगे और फ़लस्तीन को अपनी तरफ मिलाया। और फ़लस्तीन ने कहा कि ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है जो आपने ये समझौता किया, तो आपने बहुत गलत काम किया और ये समझौता आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि इजराइल ने यह वादा किया था कि वो वेस्ट बैंक का विलय नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके जो है ये ठीक नहीं माना मुस्लिम राष्ट्रों ने, जिसका फ़ायदा उठा के तुर्की मुसलमानों का नेता बनने का प्रयास कर रहा है। और उस क्रम में तुर्की ने सबसे पहला रिएक्शन दिया है UAE और इजराइल के मध्य अब्राहम एकॉर्ड को लेकर कि हम आपसे संबंध समाप्त कर लेंगे। तो ये एक नई प्रोग्रेस थी अब्राहम एकॉर्ड के रेफरेंस में। हम लोग उस न्यूज़ को लगातार ट्रेस कर रहे हैं और उसमें जो भी चेंजेज आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगर इजराइल को मान्यता दे ही रहा है UAE, तो UAE द्वारा इजराइल को मान्यता दिए जाने के पश्चात मुस्लिम नेशंस में से तीसरा राष्ट्र बन जाएगा इजराइल। अभी तक कौन कौन से देशों ने मान्यता दी है इजराइल को, तो आप कहेंगे कि जॉर्डन ने दी है, दूसरा मिस्र इजिप्ट ने दी है और तीसरा आपका UAE देने जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात देने जा रहा है। तो ये तीन मुस्लिम नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया किसको, इजराइल को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि
अब्राहम अकॉर्ड में ये एक नया प्रोग्रेस है। आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या चेंजेज आएंगे। ये तुर्की क्या समझ रहा है ना कि तुर्की सोच रहा है कि ईरान इसके अगेंस्ट होगा, क्योंकि ईरान इस बात को कैसे सोच रहा है, ईरान इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका इजराइल और यूएई में समझौता करवा के हमको दबाव में ले रहा है। ईरान आर्थिक रूप से तबाह हो गया है इस टाइम पे, उसकी करेंसी बहुत ख़राब हो गई है, उसकी करेंसी का वैल्यू बहुत गिर गया है, तो बहुत सारी उसके साथ सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। इस बीच में ईरान ये समझ रहा है कि यूएई के साथ इजराइल का समझौता हमको दबाव में लेने के लिए किया गया है, हमारे प्रभाव को वेस्टर्न एशिया में कम करने के लिए लिया गया है। तो इस बात को ईरान समझ रहा है, इसलिए हो सकता है कि तुर्की और ईरान दोस्ती करें और तुर्की और ईरान के बीच आर्थिक संबंध बहाल हो, ईरान का भी फायदा हो, तुर्की का भी फायदा हो। और इधर पाकिस्तान भी नाराज ही होगा इस समझौते से लेकर, तो पाकिस्तान भी एक साथ जुड़ सकता है। और अगर आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो तुर्की, ईरान, पाकिस्तान अगर एक हो जाते हैं, जो कि इस समझौते के प्रबल विरोधी होंगे, और उधर ये फ़लस्तीन को मिला लेंगे, उधर हो सकता है मिस्र को भी तोड़ ले आए, तो इनका पूरा प्रोपोगंडा ये है, इनका पूरा प्रयास ये होगा कि जो OIC है इसको विघटित कर दिया जाए और इसमें हम मुसलमानों के एक नए नेता बनकर सामने आए, ऐसा तुर्की सोच रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तुर्की वाली बात का। और उधर तुर्की और मिस्र के बीच में तनातनी चल ही रही है। वहाँ पे उन्होंने अपने जहाज तैनात किए, अभी 10 या 11 तारीख की बात है कि भूमध्य सागर में दोनों में तनातनी चल ही रही है, मिस्र और तुर्की और मिस्र में। तो आप इन सब बातों को एक साथ कनेक्ट करके देखिएगा तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। आपको ध्यान क्या रखना है कि अब्राहम अकॉर्ड के चलते तुर्की ने यूएई से राजनयिक संबंध तोड़ने की धमकी दी है। ओके, बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने तीसरे समाचार की ओर, जो कि संबंधित है ब्रिक्स से। ब्रिक्स जो है ये B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। Initially it was BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2001 में जिम ओ नील नाम के एक व्यक्ति थे, इनका नाम जरूर ध्यान रखें आप, जिम ओ नील। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिक शब्द को क्वाइन किया और कहा कि अगर ये आपस में मिलते हैं, ये उस समय क्या इस समय की भी वर्ल्ड की सबसे लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। और ये जैसे G7 का नाम सुना होगा, ग्रुप 7 का नाम सुना होगा, वो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के तर्ज पे वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसका नाम ब्रिक रखा जाए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना इसमें मेंबर बन जाए, ऐसा प्रयास इन्होंने किया। तो चूँकि रशिया को निकाला गया था, रशिया को G7 के देश मान्यता नहीं दे रहे थे, तो वैसी स्थिति में इस तरह का एक संगठन बनाया जाए जिसमें इन देशों को शामिल किया जाए, तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं और वर्ल्ड की सारी सिचुएशन को प्रभावित कर सकते हैं। ये 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई, जहाँ से ये अधिकृत रूप से स्टार्ट हुआ। और फिर 2010 में इट बिकेम ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिक, और तब से ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 नेशंस, 5 राष्ट्र बन गए इसमें से। 2010 में इन्होंने NDB की भी स्थापना, 2014 में इन्होंने NDB की भी स्थापना की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स नेशन को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऋण देने वाला एक संगठन है। ये तो थोड़ी बहुत बात आपको पता चली जिसका संबंध था ब्रिक के साथ, है ना। अब बात ये है कि अभी फ़िलहाल ये चर्चा में क्यों है। अभी फ़िलहाल चर्चा में इसलिए है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी एक बैठक हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई,
जो बैठक की गई थी किस चीज़ के लिए? ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक इनका ग्रुप है जिसे एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप कहा जाता है। तो ब्रिक्स समूह ने एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र संपन्न हुआ, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रशिया की अध्यक्षता में किया गया। पॉइंट को नोट करते रहिएगा, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ से नोट करिएगा कि एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र संपन्न हुआ। कौन कौन आता है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना आता है। 2001 में जिम ओनिल ने ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया और फिर आगे चलकर 2006 में पहली इसकी बैठक हुई। आप ये डेट्स जरूर याद रखेंगे। 2001 फिर 2006 में पहले बैठक हुई विदेश मंत्रियों की, इन देशों के विदेश मंत्रियों की, जहाँ से आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत हुई। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बना और 2014 में इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी। तो ये सारी बातें आप इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, ब्रिक के संदर्भ में। अभी आते हैं लेटेस्ट न्यूज़ पर। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र संपन्न हुआ। कैसे संपन्न हुआ? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, कहीं इसकी बैठक नहीं हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ और भारत के गृह मंत्रालय ने इसमें भाग लिया। उद्देश्य क्या था? जो भी ड्रग्स रैकेट चलाए जाते हैं पूरी दुनिया में, उनको रोका जाए। ये ड्रग रैकेट कैसे चलाए जाते हैं? ये समुद्री मार्गों से चलाए जाते हैं और इसमें यह भी कहा गया कि डार्कनेट का यूज किया जाता है। इसमें क्या है डार्कनेट, ये भी समझते हैं। डार्कनेट बेसिकली क्या है? इंटरनेट का गुप्त रूप से प्रयोग करना, इंटरनेट का गलत तरीके से और गुप्त तरीके से प्रयोग करना। किसके लिए प्रयोग करते हैं इसको? ड्रग्स के ऑर्डर लेने के लिए, उनकी सप्लाई की इंफॉर्मेशन देने के लिए और इस तरह के जो इलीगल काम है उनके लिए प्रयोग करते हैं, पोर्नोग्राफी के लिए प्रयोग करते हैं। तो डार्कनेट के माध्यम से और समुद्री मार्ग के माध्यम से जो भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनको रोका जाए, भारत में या पूरी दुनिया में उनको रोका जाए। तो इसके और एक और रिपोर्ट मैं आपको बताऊं, UNODC है, यूनाइटेड नेशन UNODC एक संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, है ना। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसको यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट कहा जाता है। इसके अनुसार भारत भी ड्रग्स व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और ये सेंटर है कई देशों से होने वाले ड्रग के इलीगल कारोबार का, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देश हैं। ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं ये ओपियम ट्रेड, अब इनके बीच में पड़ रहे हैं आप ना, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तीनों आपको ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। तो ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये देश जो हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अफ़ीम के उत्पादक हैं और आपके यहाँ इलीगल ट्रेडिंग करते हैं ड्रग की। तो आप इनके यहाँ इनके लिए बहुत वल्नरेबल हैं और बहुत सारा ड्रग का व्यापार आपके यहाँ ये करते रहते हैं। ओके, समुद्री मार्ग से और डार्कनेट का प्रयोग करके और सरकार ने इनको रोकने का प्रयास किया है। ठीक, इंडिया ने 2020-21 में एंटी ड्रग एक्शन प्लान चलाया है। ये भी आप जानते रहिए ड्रग के संदर्भ में। इंडिया ने 2020 और 21 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, एंटी ड्रग एक्शन प्लान चलाया है। एंटी ड्रग एक्शन प्लान है जिसमें 3 चीज़ों पर बल दिया जा रहा है। पहला क्या है? डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं, मतलब लोगों को एडिक्शन रोकने का प्रयास किया जाए, लोगों में जो ड्रग एडिक्शन है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। दूसरा, ड्रॉप इन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, एडिक्ट लोगों के लिए
सेंटर्स बनाए जाएं जहां पर उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके और एक इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाए। भाई देखिए, दो तरीके हैं। एक तो हम क्या करें कि ड्रग्स को आने से रोक लें, फिर दूसरा क्या करें कि एंटी एडिक्शन इसकी कैंपेन करें कि भाई आप ड्रग का यूज कम से कम ना करें, ड्रग्स का यूज ना करें। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो एडिक्ट हो गए हैं उनके लिए ऐसे सेंटर्स बनाएं जहां उनको बहुत प्रॉपरली रिहैबिलिटेट किया जा सके और इस बुराई से निजात दिया जा सके। तो आपने देखा, ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि ब्रिक्स समूह की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र संपन्न हुआ, जो कि अभी 15 अगस्त 2016 को हुआ, 2020 को हुआ। और इसमें ड्रग के समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार और डार्कनेट का प्रयोग करने को लेकर चर्चा हुई और ये प्रयास किया गया। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया कि भाई इन चीज़ों का हम प्रयोग नहीं होने देंगे और ड्रग्स के व्यापार को नियंत्रित करेंगे, इलीगल ट्रेडिंग को नियंत्रित करेंगे। ये उससे जुड़ी हुई कुछ और फैक्ट एंड फिगर्स थे जो हमने आपको बताया, और इधर हमने आपको ब्रिक्स से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बता दी ताकि आपका एक ओवरऑल कवरेज हो जाए। आपका ओवरऑल कवरेज होता रहेगा। अगर आप इस पूरे सेशन को 1 महीना 1.5 महीना लगातार कर ले जाइएगा तो आप देखिएगा कि न सिर्फ आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जा रहा है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लगी सटी हुई आपको मिलती रहेंगी। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है, अब हम लोग आगे नेशनल न्यूज में, है ना। तो एक हमने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा करी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 के अपने राष्ट्र के संबोधन में। 15 अगस्त 2020 को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की कि एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन चलाया जाएगा। क्या उद्देश्य होगा इसका? इसका उद्देश्य होगा कि लोगों का हेल्थ डेटाबेस तैयार करना। जैसे अभी हम लोगों ने लोगों के सूचनाओं के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डेवलप किया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या करता है? आप कहीं भी हो, आपके किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो आपकी जो यूनिक आईडी है 14 डिजिट की, अगर उसको डाला जाएगा तो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन खुल के सामने आ जाएगी। तो ऐसे ही एक ऐसा यूनिक नंबर डिजिट, एक ऐसा यूनिक सिस्टम डेवलप किया जाए कि आप जब कभी बीमार हुए, कभी आपको फीवर आया, कभी आपके पेट में दर्द हुआ, कभी आपको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, कभी लंग्स में प्रॉब्लम हुआ, कभी लीवर में प्रॉब्लम हुआ, तो आपने उस प्रॉब्लम में क्या क्या ट्रीटमेंट लिया था, कौन कौन सी दवाएं आपको दी गई थी, अगर वो एक नंबर के साथ या एक यूनिक आईडी के साथ अपडेट हो जाए। आप किसी डॉक्टर के पास गए, बोले साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर जान ही नहीं पा रहा है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो वो सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। या मान लीजिए कि वो पेन किलर दे देगा आपको, पेन किलर खा लिया, आपका पेट का दर्द सही हो गया, और 2-3 दिन बाद फिर से होने लगा, फिर से पेन किलर खाया, फिर सही हो गया। ऐसे आपका काम चल रहा है और बहुत अच्छे से हेल्थ का जो ग्राफ है हमारा बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम क्या करें कि डॉक्टर के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो एकदम नेशनल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, जैसे एनआईसी के होते हैं उस तरह के सिस्टम से जुड़ा हुआ हो। आपकी यूनिक हेल्थ आईडी को उसने उसमें डाला और आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री उसके सामने खुल के आ गया कि आप कब बीमार हुए थे, फिर इससे पहले कब बीमार हुए थे, फिर क्या हुआ था, कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, कैसे हुआ था। ऐसे अगर ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर ले जाएं तो हेल्थ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम मैनेज कर सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा करी है। इससे पहले भी सरकार ने जो है 2017 में जो हेल्थ पॉलिसी सरकार ने जारी की थी उसमें भी उसने ये बात कही थी कि हम डिजिटलाइजेशन पे बल देंगे, हेल्थ के डिजिटलाइजेशन पे बल देंगे। 2017 की स्वास्थ्य नीति में इस बात की घोषणा की गई थी कि हम जल्दी ही कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे लोगों के हेल्थ को डिजिटलाइज किया जा सके। और 2018 में नीति आयोग ने भी इस बात का सिफारिश किया था। नीति आयोग ने भी इसको, नीति आयोग क्या है? हमारे देश में एक थिंक टैंक है जो योजनाओं के बारे में सोचता है और सरकार को सलाह देता है। थिंक टैंक है, सोचने का काम करता है, सरकार को सलाह देने का काम करता है। तो इसके माध्यम से एक डिजिटल मिशन चलाने का प्रयास किया गया था और कहा गया था कि एक डिजिटल मिशन चलाया जाएगा, तो वो चलाया जा रहा है ना।
तो वो सरकार ने घोषणा करी है लाल किले की प्राचीर से। अब वो आगे कैसे फलीभूत होगी और उसका क्या क्रियान्वयन होगा, वो आगे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम आपको बताते चलेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अब हम अगली न्यूज़ पे आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं, ये बेसिकली सूचना संचार के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक तकनीकी है जो कि 100 टोटल रिफ्लेक्शन की थ्योरी पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी पर काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। बहुत पतले पतले से वायर्स के माध्यम से लाखों करोड़ों सूचनाएं एक साथ भेजी जा सकती हैं ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके। तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना जो है उसके तहत भारत सरकार ने ये भी 15 अगस्त की घोषणा है, 15 अगस्त की प्रधानमंत्री की घोषणा है कि 1000 दिनों में हम 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का टारगेट लिया गया है, जोड़ने की योजना है, जिसका नाम रखा गया है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाया जाएगा। इससे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि सरकार ने ऐसा करने का प्रयास किया है ना। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ क्या है इस सेक्टर में, जो हमारा नेटवर्क का सिस्टम है या जो हमारा इंटरनेट का सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे हमारा है, वो है साइबर सिक्योरिटी। जैसे अभी जो पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो हमारा हेल्थ मिशन चलाया जाएगा, जिसमें हम हेल्थ के डेटा को डिजिटलाइज करेंगे और हेल्थ के डेटा को सर्वसुलभ बना देंगे। किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाके आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपके पूरी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जान जाएगा। अब मान लीजिए कि आप ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं जो आप लोगों से छुपाना चाहते हैं या आप नहीं बताना चाहते या दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, तो वो कोई उसको इन्फॉर्मेशन को ले सकता है या कोई कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। कंपनी उसके हिसाब से अपनी दवाओं, आज जानते ही हैं कि आप पूरा मनुष्य नहीं है, वो सिर्फ खरीदार है, वो बाजार है सिर्फ, और पूरी दुनिया सिर्फ उसको बाजार की दृष्टिकोण से ही देखती है। और जो कंपनियां हैं वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के स्टैटिस्टिक चाहती हैं वो इन्हीं आंकड़ों से मिलते हैं। भाई स्टैटिस्टिक के बिना आप प्रोग्राम नहीं बना सकते ना, आप योजना नहीं बना सकते। और अगर आप हेल्थ कंपनी हैं तो आपको अपनी दवा बेचने के लिए जिस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है उसके लिए क्या चाहिए, आपको हेल्थ डेटा चाहिए कि भाई कहाँ कौन से एरिया के लोग किस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं, और फिर उस तरह की पॉलिसी बना के उस तरह की दवाएं बेचना और तरह तरह से डेटा का मिसयूज करना, वो सब भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ एक बहुत ज़रूरी है कि हम साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दें। इसके लिए भी हमारी सरकार ने घोषणा की कि हम एक नई साइबर सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी लाने वाले हैं। तो एक न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाएंगे जिसमें हम जो भी डेटा का हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं उनको हम सिक्योर कर पाएँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता की बात होगी। तो उसके लिए भी सरकार ने घोषणा किया। इससे पहले ऑप्टिकल फाइबर योजना के तहत ही सरकार ने चेन्नई से लेकर 2312 किलोमीटर, चेन्नई से अंडमान निकोबार एक फाइबर नेटवर्क स्टार्ट किया गया है। अभी हाल ही में उसकी घोषणा की उसका शुभारंभ किया गया। कहाँ कहाँ जा रहा है ये, चेन्नई, अंडमान और निकोबार। ये जो है 2312 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा अंडमान निकोबार को भी इंटरनेट सर्विसेज से कनेक्ट किया जा रहा है, फाइबर सर्विसेज से कनेक्ट किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही हमारी सरकार ने ये भी घोषणा की है कि वो जल्द ही अंडमान निकोबार हो ही गया है, इस तरफ जो है भारत के पश्चिमी हिस्से में जो द्वीपीय क्षेत्र पाए जा रहे हैं, खासतौर से लक्षद्वीप है ना, तो लक्षद्वीप और उसके दूसरे द्वीप समूहों को भी इस तरह के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो सरकार ने क्या टारगेट लिया है कि 1000 दिनों में भारत के 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। ये स्कीम बहुत दिन से चलाई जा रही थी लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं आ पाया था। पीछे आपने भारत निर्माण के बारे में पढ़ा होगा, तो भारत निर्माण में बहुत सारी इस तरह की स्कीम थी कि हम टेलीफोन कनेक्टिविटी देंगे, रोड कम्युनिकेशन देंगे, आवास देंगे, पेयजल देंगे, सिंचाई देंगे, ये सारी सुविधाएं उसमें देने की बात की गई थी। उसी क्रम में आगे ये भी कहा गया था कि हम ब्रॉडबैंड 256 MBPS का ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी
देंगे हर गांव को, एक रूरल नॉलेज सेंटर बनाएंगे। सैम पित्रोदा कमेटी थी जिसने सिफारिश की थी कि वो रूरल नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा। तो रूरल नॉलेज सेंटर बनाने के लिए वहाँ पर इस तरह का कंप्यूटर का सिस्टम और नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हालांकि सरकार बदली और फिर बहुत सारा चीज़ें उसमें से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अभी हमारी सरकार ने फिर से इस तरफ देखा कि हमें ऐसा करना चाहिए। ओके, क्लियर हुई बात। अब हम चलते हैं अगले समाचार की ओर, जो कि संबंधित है आत्मनिर्भर भारत से। आत्मनिर्भर भारत हमारे यहाँ चर्चा में रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में हम लोगों ने कल बात करी थी। कल का मतलब लास्ट वीडियो। जब भी हम लोग कहें तो वीडियो को आप क्रम से देखते जरूर रहिएगा और उसको अपने पास रखिएगा, बार बार भी देख लीजिएगा। अगर यहाँ से कोई रेफरेंस नहीं समझ में आता है तो पीछे की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। कल हम लोगों ने बात करी थी कि नवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, NIIO। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इसका शुरुआत की थी। क्यों बनाया गया था ये? हमने आपको एक और बात बताई थी, एम्बार्गो, आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया है। आर्म्स एम्बार्गो कितने हथियारों पर लगाया गया है? रक्षा उपकरणों पर लगाया गया है। 101 रक्षा उपकरणों पर लगाया गया है। तो 101 रक्षा उपकरणों पर एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब भी हमने आपको बताया था पीछे वाले वीडियो में, घाटबंदी होता है, मतलब कि हम इनको नहीं खरीदेंगे। ऐसी चीज़ों को अपने बंदरगाहों पर नहीं आने देंगे। इस क्रिया को एम्बार्गो कहा जाता है। तो आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया 101 रक्षा उपकरणों पर। तो बहुत ज़रूरी है कि उनका उत्पादन हम अपने यहाँ प्रारंभ करें। तो इसके चलते भारत ने एक आत्मनिर्भर सप्ताह मना रहा है और उसी आत्मनिर्भर सप्ताह के अंदर इस तरह की नई नई घोषणाएं आपको सुनने में आ रही हैं। तो आत्मनिर्भर सप्ताह के अंतर्गत ही आपने NIIO के गठन की भी बात सुनी थी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और कदम बढ़ाया गया और एक ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की गई है। ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? सृजन पोर्टल, जहां रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और स्वदेशी उपकरणों को भारत सरकार का टारगेट है कि वो रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनेगी। तो उसके लिए सृजन पोर्टल क्या है? एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से हथियारों की खरीद की जा सकती है। इसके उद्घाटन के साथ ही साथ मझगांव डकयार्ड लिमिटेड, कहाँ पे है ये? तो आप बताएंगे कि गोवा में है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और IIT गोवा के मध्य एक समझौता हुआ है रक्षा उपकरणों के इनोवेशन को लेकर। इसके अलावा HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन सब कंपनियों ने भी और इसके अलावा जो है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, IIT गोवा, इन सब ने भी मिलकर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक क्रिया होती है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसने अपनी रुचि दिखाई, रुचि प्रदर्शन कह लीजिए, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EIO, फिर MOU होता है। पहले EIO होता है फिर MOU होता है। तो इनके बीच तो MOU साइन हुआ है और ये इन लोगों ने HAL और BEL ने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया है ना, अभिरुचि प्रदर्शन किया है कि वो भी इस काम में भागीदारी करना चाहते हैं। तो आप सृजन पोर्टल ध्यान रखिएगा। सृजन पोर्टल के बहाने से आप वो पीछे की बातें भी याद रखिएगा। 10,000 करोड़ से अधिक मूल्य के रक्षा उपकरणों को इस पर बेचा जाएगा। यह एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करेगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं अगले समाचार पर, जो कि हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले विकास से संबंधित है। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोरोना, जो कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के क्षेत्र में जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं वो दो तरह के हो रहे हैं। एक तो वैक्सीन खोजी जा रही है और एक जो है मेडिसिन खोजी जा रही है।
जैसे बहुत सारे, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो बार बार बात हो रही है वैक्सीन की हो रही है, मेडिसिन भी काम कर रही हैं ना, तो आप समझिएगा इसके डिफरेंस को, आप समझिएगा। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जो है वो कमज़ोर जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। किसी भी बीमारी के कमज़ोर वायरस होते हैं जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। वो जब आपकी बॉडी में जाते हैं, कमज़ोर होते हैं थोड़ा, वो ऐसे जर्म्स होते हैं कि आपको हार्म ना कर पाएँ। तो जब भी आपकी बॉडी में वो जाते हैं तो आपके ब्लड में वो एंटीबॉडी जनरेट कर देते हैं। आपका शरीर उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया कैसे देता है? टेम्परेचर बढ़ा के देता है उनको मारने के लिए। तो उस क्रम में, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने के क्रम में आपके खून में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ हमेशा आपके शरीर में रहते हैं। और जब कभी भी वो वायरस जिसका एंटीबॉडी बन गया है बॉडी में, वो वायरस जब भी कभी आपको अटैक करेगा, एंटीबॉडी उसको मार देगा। समझ लीजिए कि वो एक तरह की एंटीसेप्टर मिसाइल है ना, वो इंटरसेप्टर मिसाइल है कि आपकी तरफ आ रही मिसाइल तो रास्ते में ही मार देगा उसको, और उसके प्रभाव को आपके शरीर पर कम कर देगा। तो उसको तो हम वैक्सीन कहते हैं। मेडिसिन कब हम यूज करते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं। अब कोरोना हो गया है हमको, अब क्या करें? तो जब कोरोना हो गया है तो उसके बाद देखिए बहुत सारे दवाइयाँ आपके सामने आई, है ना। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ कौन कौन सी आपके सामने आई, ज़रा उनके बारे में भी आप थोड़ी थोड़ी बातें कर लें, फिर हम लोग आगे चलें, है ना। तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा जो दवाई चल रही है वो है रेमडेसिविर। एक मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर क्या है? ये बेसिकली इबोला के इलाज के लिए बनाई गई थी। इबोला का तो इलाज नहीं कर पाई है, इबोला में सक्सेस नहीं हुई थी, लेकिन ये कोरोना के इलाज में प्रयोग की जा रही दवा है। इसके अलावा हम डेक्सामेथासोन यूज करते हैं। डेक्सामेथासोन ये यूज किया जा रहा है ब्रिटेन में बहुत तेज़ी से, और ब्रिटेन ने इसके माध्यम से बहुत सारी रिकवरी करी है। इसके अलावा भारत भी बहुत सारी दवाइयों को विदेशों में निर्यात कर रहा है और काम कर रहा है। इसी बीच में एक और दवाई आई है जिसका दावा किया गया है कि ये बहुत कारगर साबित हो रही है मेडिसिन के रूप में। अभी आप ये नहीं सोचिए कि साहब इसका तो नाम ही हमने नहीं सुना था कभी। अभी जिन चीज़ों का आप बार बार नाम सुन रहे हैं, जैसे इंडिया की जाइडस कंपनी का नाम आप सुन रहे हैं कि वो एक वैक्सीन बना रही है, भारत बायोटेक बना रही है, एक्स्ट्राजेनेका बना रही है। तो एक्स्ट्राजेनेका, भारत बायोटेक या जाइडस कंपनियां जो बना रही हैं, दे आर ट्राइंग फॉर वैक्सीन। जैसे वो ऑक्सफोर्ड बना रहा है, रूस ने जो दावा किया है वो सब वैक्सीन के लिए है। रूस ने तो अपने वैक्सीन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। अभी कल की न्यूज़ है कि उसने अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। तो वो ठीक है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, जो जिसने टेस्ट किया उसको लग रहा है कि सही है तो सही है। तो उसी क्रम में एफ्सिलिन दवा का भी दावा किया गया है। शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा एक पेपर इश्यू हुआ था, एक रिसर्च पेपर इश्यू हुआ जिसमें ये दावा किया गया कि एफ्सिलिन दवा जो है कोरोना की बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छे से काम कर सकती है। ये बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है बॉडी में, उसके लिए दवाई यूज की जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर और बहरेपन की दवा है ये, जो कि दावा किया जा रहा है उस पेपर के माध्यम से या शिकागो विश्वविद्यालय के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि ये एक बहुत बेहतरीन दवाई है कोरोना की। क्लियर? अब आते हैं अगले न्यूज़ पर। हमसे ज़्यादा आप जानते हैं इन सब बारे में, है ना। महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया, और ये भारतीय क्रिकेट जगत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और उनके सहयोगी रहे सुरेश रैना ने भी जब ट्वीट करके कहा कि भाई जब हम हमेशा आपके साथ रहें तो इस मौके पर भी हम आपके साथ हैं, और जब आप चल रहे हैं तो हम भी साथ में चल रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि वो जो है संभवतः आईपीएल, ये वाला आईपीएल खेलेंगे, जो भी आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है उसको उन्होंने कहा है कि वो खेलेंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे,
भारतीय क्रिकेट टीम में वनडे इंटरनेशनल में कैप्टनसी की इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने जो टेस्ट मैचेज हैं उनमें भी कैप्टनशिप की। सुरेश रैना बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, तो आप इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, हमसे बेहतर जानते हैं आप, थोड़ा सा R&D कर लीजिएगा इनके बारे में, है ना। अब हम चलते हैं अगले समाचार पर, जो कि पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हुए इस समाचार का भी संबंध 15 अगस्त की घोषणा से ही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत शुरू से ही पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चिंतित है, और भारत जितने भी पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सब में सदस्य है और बहुत सक्रिय भागीदारी निर्मित करता है अपनी। भारत में IUCN द्वारा इनको संकटापन्न और इनको संकट प्रजातियों के रूप में चिन्हित किया गया है। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज नाम की एक संस्था है, जो कि रेड डाटा बुक इश्यू करती है, और रेड डाटा बुक इश्यू में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, जिसमें कई कैटेगरी की एंट्रीज होती हैं। इन्हीं में से एक एंट्री होती है संकटापन्न जीवों की, इंडेंजर्ड स्पेसीज की या एक्सटिंक्ट स्पेसीज की, जिसमें से गंगा डॉल्फिन को इंडेंजर्ड स्पेसीज के रूप में, संकटापन्न प्रजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। तो भारत सरकार ने एशियाई शेरों और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक योजना स्टार्ट की है। गंगा डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इन नदियों में पाया जाने वाला एक जलीय जीव है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। इनको बचाया जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है बिहार में, भागलपुर ज़िले में, तो आप इसको भी याद रखिएगा, है ना। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे बनाया गया है? बिहार के ज़िले में, बिहार के भागलपुर ज़िले में बनाया गया है। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अभी इसका महत्व थोड़ा बढ़ गया है। जो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, और इसे सूंस कहा जाता है। दिखता नहीं, अंधा होता है, कान से सुन के काम करता है। इसके अलावा एशियाई, इसको प्लेनिस्टा गैंगेटिका भी गैंगेटिका कहते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो प्लेनिस्टा, बहुत सीधा जीव होता है ये, बिल्कुल इसको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और लोग इसका बहुत शिकार करते हैं। अब आप देखें ना, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो बता रहा है कि ये गंगा के क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव है। प्लेनिस्टा गैंगेटिका इसका बायोलॉजिकल नेम है। एशियाई शेर भारत में केवल एक जगह पे पाए जाते हैं, वो है गुजरात के गिर क्षेत्र में, और वहाँ पर इनके प्रिजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने योजना अनाउंस करी है। इनको भी प्रिजर्व किया जाएगा, जिस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर एलिफेंट और इस तरह की तमाम योजनाएं गैंडा प्रिजर्वेशन के लिए, कछुआ प्रिजर्वेशन के लिए, घड़ियाल प्रिजर्वेशन के लिए, शेरों के प्रिजर्वेशन के लिए, हाथियों के प्रिजर्वेशन के लिए भारत सरकार स्कीम्स चला रही है। हिरणों, संगाई हिरणों के प्रिजर्वेशन के लिए। उसी तरह से भारत सरकार ने एशियाई शेर और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी एक योजना की घोषणा की है। तो ये रहा आपका 16 और 17 अगस्त के समाचारों का एक विश्लेषण। आप इसको देखिएगा, इसको नोट करिएगा, यहाँ से नोट्स बनाइएगा, और हमने कहा कि इसको जब भी आप देखिएगा तो मैप के साथ देखिएगा, आप एटलस के साथ देखिएगा, ताकि इन सब चीज़ों को आप समझ सकें। आपके लिए होमवर्क है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के संदर्भ में, कि क्या क्या इनके अचीवमेंट्स रहे, और वनडे इंटरनेशनल में इनके क्या अचीवमेंट्स रहे, टेस्ट क्रिकेट के क्षेत्र में क्या अचीवमेंट रहे। तो इनका आप ध्यान रखिएगा, इनको पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।